गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय इतिहास के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो दिल्ली सल्तनत में वहाँ हम लोधी वंश तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने उसके कुछ एमसीक्यू भी जरूर कर लिए। अब हम यहाँ से आज पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। आपको पता है जो पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर कहाँ से आया? बाबर आपका मंगोल से आया। किसका पोता था? तैमूर लंग का पोता था। तो बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसको हराता है? इब्राहिम लोधी को हराता है और लोधी वंश समाप्त होके मुगल वंश आ जाता है। और मुगल वंश अगर हम कहें तो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है, या कहें भारत के इतिहास में मुगल वंश के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बन के आते हैं और हमारे समाज में जो सांस्कृतिक छाप पड़ी हुई है वह मुगल वंश की बहुत अधिक पड़ी हुई है। तो बाबर के बारे में पढ़ने के लिए और हुमायूं के बारे में पढ़ने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पर जो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत के इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। तो अभी जो हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, अभी हमारा टॉपिक आपका मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जहां पर हम 712 से लेके आपका 1526 तक पहुंच चुके हैं। 1526 यानी हमारी जो पानीपत की लड़ाई है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, जो कि आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। आज हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, तो हम पढ़ेंगे आपके मुगल काल के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपका मुगल काल है, इसका जो संस्थापक है, ठीक है, अभी तक हमने जितने भी आपके पढ़े हैं, ठीक है, तो जो मुगल डायनेस्टी है उसका जो संस्थापक है, उसके संस्थापक का नाम आपका क्या है? उसके संस्थापक का नाम आपका बाबर है, ठीक है। अभी हम आगे इसमें जानेंगे कि कौन कौन से आपके इसमें शासक आते हैं, कब तक ये राज चलता है। लेकिन वहां आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मुगल काल क्यों बोला गया, ठीक है। क्योंकि जो मुगल है वो मोंग से आया है, मतलब ये जो है ये मंगोल से आए हुए लोग हैं। कहाँ से आए हुए लोग हैं? ये मंगोल से आए हुए लोग हैं। इस मंगोल की वजह से ही इनको क्या बोला गया? इस मंगोल की वजह से ही इनको मुगल बोला गया, ठीक है। मुगल्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो ये मंगोल से मुगल आए, तो इसलिए इस पूरे काल को जो आपका बाबर से लेके, यानी हम बात करें 1526 से लेके आपका पहुंचता है 1857 तक, 1857 तक जो काल है, ये पूरा का पूरा काल आपका कौन सा काल कहलाता है? मुगल काल कहलाता है। हालांकि बीच में यहां पर अगर हम बात करें 1707 में, ठीक है, 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो प्रभाव है वह प्रभाव कम हो जाता है। और 1707 के बाद 1857 तक यहाँ पर जितने भी यूरोपियंस हैं वो यूरोपियंस आते हैं, ठीक है, जिसमें डच, पुर्तगाल वगैरह सारे लोग होते हैं, तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन आपका मुगल काल 1857 तक चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनकी भाषा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समय बता ही दिया। इनकी भाषा के बारे में बात करें, इनकी जो दरबारी भाषा है वो फारसी है, ठीक है। शासक वगैरह की जो भाषा है या बाद में दरबारी भाषा की जो मिली वो उर्दू को मिली। उसके बाद जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए आपका अरबी को मिली है, ठीक है। और एक छोटी सी आपके चगदाई तुर्की, ये तो उनकी जाति भी आती है, ठीक है। इनका जो धर्म है वो आपका सुन्नी इस्लाम है। सिया और सुन्नी आपने सुने होंगे, इस्लाम में दो तरीके के होते हैं, सिया और सुन्नी। तो ये कौन है? ये आपके सुन्नी इस्लाम वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आपका कौन आता है? अकबर, ठीक है। अकबर बीच में कौन सा धर्म चलाता है? अकबर आपका दीने इलाही धर्म चलाता है, ओके। अब उसके बाद हम राजधानी की बात करें, तो राजधानी इनकी मुख्यतः पहले आगरा रही, बाद में कहाँ पे आ गई? बाद में इनकी राजधानी दिल्ली आ गई। उसके बीच में कभी ये लाहौर रहे, फतेहपुर सीकरी रहे, ठीक है। आगरा में देखेंगे तो 1526 से लेके 1540 तक बीच का जो काल है, जो 1540 से यहाँ तक है, ये सूर डायनेस्टी का काल है। अभी उसको हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है, जो 1571 से उसके बाद फतेहपुर सीकरी आता है।
फिर आपका 1585-15 के बीच में लाहौर चला जाता है। उसके बाद 1598 से लेके 1648 तक दोबारा से कहाँ रहती है, दोबारा से आपकी आगरा रहती है। उसके बाद 1648 से लेके 1857 तक ये कहाँ पे आती है, इनकी राजधानी आपकी दिल्ली आती है। ठीक है, तो आपको ये जो कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अब हम बेसिकली इनके जो जितने भी आपके रूलर्स हैं, जितने भी इनके शासक हैं, उन शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको जो मेन जो आपके पॉइंट हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो आपको इसी पेज के जो हैं, इसी पेज के आपको याद करने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका बाबर। इतना बड़ा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम याद करना है बाबर। बाबर कब से कब तक रहता है, बाबर रहता है 1526 से लेके 1530 के बीच में। उसके बाद जो उसका बेटा है हुमायूं, ठीक है, ये हुमायूं रहता है। ठीक है, और हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से लेके 1540 रहता है। और फिर बीच में 15 साल का गैप होता है। कितने साल का, 15 साल का गैप होता है, जिसमें सूर्य डायनेस्टी आती है। ठीक है, इसमें जो आपका 40 से लेके 45 तक का समय है, ठीक है, यह रहता है शेरशाह सूरी के नाम पे। किसके नाम पे, शेरशाह सूरी के नाम पे। फिर जो सूर डायनेस्टी है वो 1555 तक आपकी चलती है। ठीक है, कब तक, 1555 तक। उसके बाद जब शेरशाह सूरी का बेटा आपका मर जाता है तो हुमायूं दोबारा से आपका आता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है, तो 1555 से लेके 1556 तक हुमायूं रहता है। ओके, फिर हुमायूं की आपकी लाइब्रेरी में सीढ़ियों में गिरने से मौत हो जाती है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा बैठता है, इसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो बहुत छोटी उम्र में आपका अकबर बैठता है। किसकी हेल्प से, बैरम खान की हेल्प से। बैरम खान हुमायूं का सेनापति होता है और अकबर का क्या होता है, अकबर का ये संरक्षक होता है। अकबर की उम्र बहुत छोटी है, अकबर 13-14 साल की उम्र में बैठ जाता है। ओके, तो उसकी जो आपकी ये है, ठीक है, अकबर आपका बैठता है, लेकिन चलाता आपका कौन है, उसको बैरम खान ही चलाता है। उसके बाद अकबर खुद आता है, अकबर बहुत आपका फेमस राजा हुआ इस डायनेस्टी में। उसके बाद अकबर का बेटा आपका जहांगीर आता है 1605 से लेके 1627 तक। जहांगीर का, इसको जहांगीर को आपका सलीम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलीम बोलते हैं। उसके बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, जिसने आपका ताजमहल बनाया, वो 1628 से लेके 1658 तक। उसके बाद जब इसके शाहजहां के आपके 4 बेटे होते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा बेटा होता है औरंगजेब, वो 1658 से लेके 1707 तक राज करता है। बड़ा क्रूर राजा, क्रूअल राजा माना जाता है ये। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, तो यहां तक आपका मेन इंपॉर्टेंट मुगल डायनेस्टी चलती है। इनके राजाओं के बारे में हम अगले 2-3 लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो आपके राजा हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, बट आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में एक नाम फिर से आपको याद रख लेना है, वो नाम है आपका ये, जिनका नाम है आपका बहादुर शाह जफर, जिनके काल में 1857 का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो अभी हम देखिए, हम जो पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, अभी हम आज के इस लेक्चर में तो हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटी सी और वीडियो बनेगी जो आपकी शेरशाह सूरी के बारे में होगी। उसके बाद हम जो बाकी आपके 4 राजा हैं इनको अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, इनके सांस्कृतिक पक्ष को जानेंगे, इनके आर्किटेक्चर को जानेंगे, इनकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को जानेंगे। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 1857 में, डायरेक्ट कहां पर आ जाएंगे हम, 1857 में, कि 1857 के क्या कारण थे, क्या नहीं थे। वहीं पर हम जो कमिंग ऑफ यूरोपियंस है, कि यूरोप कहां से आए, तो वहां से हम उस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आज का जो मेन टॉपिक है, हम आपका कहां पे पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं बाबर में। बाबर ने जो राज किया, वो बाबर ने राज किया आपका 1526 से लेके 1530 तक। यह मुगल काल का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह मुगल काल का संस्थापक कहा जाता है। आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा। ठीक है, वहां से ये फिर हम धीरे धीरे अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो बाबर का जन्म जो होता है, बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में होता है। यह मुगल साम्राज्य के आपके क्या थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, जिन्होंने भारत में किसकी शुरुआत की, भारत में बारूद की शुरुआत की, यानी हम बाद में तोप की भी कहेंगे। ठीक है, लोग टीपू सुल्तान को भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपका तोपची जो है वो आपका बाबर की सेना में आता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा आगे हम और पढ़ेंगे। इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में, ये जो 4 लड़ाइयां हैं इनको तो आप रट लीजिए। ठीक है, ये जो 4 लड़ाइयां हैं कौन कौन सी, अभी डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। पानीपत की जो पहली लड़ाई है, जो हम लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बाबर ने किसको हराया,
बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। कब? 1526 में। एक साल के बाद 1527 में इनने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। 1528 में इन्होंने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया। उसके बाद 1529 में इनने घाघरा की लड़ाई लड़ी और अफगानों को इन्होंने हराया, यानी महमूद लोदी को हराया। कब? 1529 में। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1530 में आपका जो बाबर है 39 साल की उम्र में, कहां पर इसकी डेथ हो जाती है? आगरा में। ओके, नीचे लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, आगरा 1530 लाहौर में हुई। ठीक है, और उसे आरामबाग आगरा में दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि इसकी आत्मकथा, ठीक है, जो आपका तुजुके बाबरी है, बबूरी नहीं है, बाबरी है। तुजुके मतलब तुजुक ए मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, तुजुक ए, अभी हम बाद में पढ़ेंगे तुजुके जहांगीर, ये उत्तराखंड के भी हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने किसकी घोषणा की? जिहाद की। जिहाद मतलब होता है कि जो भी बुरी ताकतें हैं उनका नाश करना। ओके, उसके बाद इन्होंने खानवा के युद्ध के बाद, मतलब राणा सांगा को हराने के बाद इन्होंने गाजी की पदवी धारण की। ठीक है, और राणा सांगा के खिलाफ इन्होंने जिहाद की घोषणा की या जिहाद का नारा दिया। ठीक है, और उसके बाद 1528 में इन्होंने जो राणा सांगा है, राणा सांगा को जहर देके मरवा दिया। या राणा सांगा को जो जहर दिया गया, उसके बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर की अगर हम भाषा की बात करें तो बाबर की जो मेन भाषा थी वो आपकी तुर्की भाषा थी। ये तुर्की का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, यहीं पर हम थोड़ा सा और बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर का जो पहले पूरा नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका आपका वास्तविक नाम था। ये आपका किस वंश से है? ये चगताई वंश से है। ठीक है, कहां पर? तुर्क वंश पे। अभी आपने छोटा सा यहां पर देखा होगा स्टार्टिंग में जो इनकी भाषा थी। ठीक है, यहां पर आपका चुगताई तुर्की लिखा हुआ है, तो उस लोकल जो भाषा है वो आपकी चगताई तुर्की भाषा कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ये किस वंश में थे। ठीक है, इनके पिता की तरफ से ये तैमूर लंग वंश का था और माता की तरफ से ये चंगेज खान वंश का था। ठीक है, आप समझिएगा, ये बाबर हम मान लेते हैं। ठीक है, ये बाबर है, बाबर के जो पिताजी हैं, ठीक है, और बाबर की जो माताजी हैं। ठीक है, बाबर का जो पिता है वो आपका किस वंश का है? तैमूर वंश का, और ये उसका पड़पोता था। कौन? तैमूर लंग का पड़पोता कौन है? बाबर। और इसकी मदर जो है वो चंगेज खान, जो मंगोल्स थे, चंगेज खान के वंश में थी। तो देखिए कितना उसके अंदर आपका मान के चलिएगा कि वंश में कितनी आपकी जो ताकत है वो भरी हुई होगी। ठीक है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि दोनों का जो खून है, तैमूर लंग का कहें और जो चंगेज खान है, इसके खून की वजह से ही यहाँ पर मुगलों ने बहुत समय तक आपका राज किया, 1526 से लेके 1857 तक। ओके, आगे चलते हैं। अब हम इसमें जो मेन इसके जो आपकी लड़ाइयां हैं, ठीक है, इनकी मेन आपकी लड़ाइयां यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन लड़ाई होती है वो होती है पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, कब होती है? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो होती है 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में? जो दिल्ली डायनेस्टी का है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। बाद में भी पानीपत की और लड़ाइयां भी होंगी, उसको हम बाद में जानेंगे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में बाबर को दौलत खान का सहयोग मिलता है और उसके बाद पानीपत की इस लड़ाई में जीतता कौन है? इस पानीपत की लड़ाई में बाबर जीतता है। यह बाबर ने किस में आई है? बाबरनामा। इसी को तुजुके बाबर बोलते हैं, तुजुके बाबरी। ठीक है, बाबरनामा को, ऐसी जहांगीरनामा वो नाम आपके लिखे हुए हैं। ओके, ये तुजुके बाबरी में कहा जाता है कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है वहां पर आपका बाबर जीत जाता है। ठीक है, क्यों जीतता है जी? उसने किस युद्ध नीति का वहां पर उपयोग किया था? उसने जो युद्ध नीति का प्रयोग किया था वो आपका था तुलगमा नीति। इस तुलगमा नीति का क्या मतलब होता है? तुलगमा नीति का मतलब होता है कि अपनी जो सेना है उस सेना को आप अलग अलग भागों में बांट लीजिए, उसके बाद शत्रुओं पर चारों तरफ से आप लड़ाई कर दीजिए।
ठीक है, ये तुलगमा नीति होती है। ठीक है, बाबर ने जो वहां पे रूमी खान था, ठीक है, रूमी खान जो एक प्रसिद्ध तोपची था, उससे अपने तोपों की आपकी वहां पर उसने तोपों को बनवाया, तोपों को सजाया। ठीक है, ये आप मान सकते हैं जो रणनीति होती है तोपों की। ठीक है, और बाबर ने तुगलकामा, ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, वहां पर उज्बेकों से इसने सीखी थी। ठीक है, बाबर ने जो उस्ताद अली और मुस्तफा, ये अपने टाइम के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब राजा विक्रमाजीत को हरा दिया जाता है तो हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिलता है। ठीक है, तो आप प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया, तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत से पाया, या विक्रमाजीत के परिवार से पाया। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट बन के आता है, वो है आपका ये कलंदर, मस्त कलंदर बोलते हैं। कलंदर मतलब उदारता के लिए जाना जाने वाला, दानवीरता के लिए जाने जाने वाला। तो बाबर को उसके उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई, और बाबर ने मुसलमानों को एक तमगा कर होता है, तमगा कर से क्या दे दी, छूट दे दी, तमगा कर से उसने मुक्त कर दिया। ये बाबर के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो सेकंड बाबर ने अगले साल 1527 में लड़ाई लड़ी, खानवा की लड़ाई, वो किस किस के बीच में होती है, वो बाबर और राणा सांगा के बीच में होती है, खानवा जगहों में। ठीक है, हालांकि बाबर में यहाँ पर बहुत से लोगों ने आपका राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा की आपकी क्या होती है, पराजय होती है, और उसके बाद 1528 में राणा सांगा को जहर देकर मार दिया जाता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि जो आपका एक ऐतिहासिक काव्य है वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। ठीक है, वर्णन के अनुसार बाबर की ओर से लगभग 30,000 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद बाबर और राणा सांगा की जो पहली मुठभेड़ बयाना में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी, बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगले साल फिर से 1528 में बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का वहां पर सूबेदार है मेदिनी राय, उसके बीच में और बाबर के बीच में होता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर फिर से एक लड़ाई और करता है। यहाँ पर हारा कौन, यहाँ पर आपका मेदिनी राय हारा, और मेदिनी राय की दो बेटियां, ठीक है, मेदिनी राय की दो बेटियां थी, और बाबर ने अपने पुत्रों में से दो पुत्रों कामरान और हुमायूं से उनका विवाह कर दिया। हालांकि बाबर के आपके कितने बेटे थे, बाबर के आपके 4 बेटे थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र आपका कौन था, ज्येष्ठ पुत्र आपका हुमायूं था। ओके, तो बाबर ने इस युद्ध के बाद मेदिनी राय को हराया, और मेदिनी राय की पुत्रियों का विवाह अपने पुत्रों कामरान और हुमायूं से कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट बाबर की जो अंतिम लड़ाई हम मान के चलें, बाबर की जो अंतिम लड़ाई है वो घाघरा का युद्ध है, जो आपका 1529 में होता है, जो बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, यहां पर बाबर ने फिर से किसको हराया, बाबर ने अफगानों को हराया। तो बाबर ने जो आपकी बात की 4 हैं, 26, 27, 28, 29, इन सब में कौन जीवित रहा, इन सब जीवित नहीं, कौन विजयी रहा, बाबर हमेशा विजयी रहा। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की सहायता महमूद लोदी ने की थी, और उसी ने बाबर की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना। और इस युद्ध की विशेषता क्या थी, यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो प्रश्न बन सकता है ऐसा कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, और आपको बाबर के 4 ऑप्शन दे देंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो वहां पर आपको लिखना होगा घाघरा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, और यहां पर है यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जो घाघरा के युद्ध था, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, बाबर की आपकी मृत्यु हो जाती है। ओके, यहां पर आपने पढ़ लिया 1530 तक। अब 1530 के बाद कौन बैठता है, उसका जो बड़ा बेटा है, उसका जो उत्तराधिकारी है, वो कौन है आपका, वो आपका हुमायूं है। फिर हुमायूं आपका गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, यहां पर 1-2 पॉइंट और पढ़ लेंगे। बाबर जो है वो तुर्की भाषा का विद्वान था, सड़कों की माप के लिए उसने गजे बाबरी का उपयोग किया, और वह ऐसा शासक था जिसने कुषाणों के बाद काबुल और कांधार दोनों को अपने कब्जे में रखा। ठीक है जी, कहां पर, कुषाणों के बाद बाबर ऐसा शासक था जिसने काबुल और कंधार इन दोनों को
अपने कब्जे में रखा। वह तुर्की भाषा का विद्वान था। अब ठीक है, अब उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होने के बाद हम चलते हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। अब हुमायूं का जो जीवन है वो बड़ा उतार चढ़ाव का जीवन है। ये एक सम्राट का बेटा था, ये अपने जीवन में लड़ाई ही लड़ाई करने में रहा, कभी जीतता कभी हारता। ठीक है, ये हमेशा बस ऐसे ही मारा मारा फिरता रहता। ठीक है, बीच के जो यहाँ पर आप 15 साल का मौका देख रहे हैं, ये 15 साल इसको निर्वासन झेलना पड़ा। ठीक है, निर्वासन मतलब इसको सत्ता से हटा दिया गया। इस बीच के काल को हम मुगल डायनेस्टी के काल में नहीं मानते हैं, बल्कि इसको हम मानते हैं आपका किसमें, सूर्य डायनेस्टी में, सूर्यवंश में। कौन ने चलाया, शेरशाह सूरी ने। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके हुमायूं की। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक। 1540 में ये शेरशाह सूरी से हारता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के बेटे के मरने के बाद 1555 में ये बैरम खान की मदद से दोबारा आता है। ठीक है, अब हुमायूं कौन था, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, उसने दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। बाद में शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल कर ली, अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें जो मुख्य है आपकी चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई, जिसमें दोनों टाइम पर हुमायूं की आपकी हार होती है। हुमायूं ने आपका जो है निर्वासन में कितने साल बिताए, निर्वासन में इसने 15 साल बिताए। उसके बाद बैरम खान की मदद से, ठीक है, जो बाद में अकबर का संरक्षक बना, उसकी मदद से 1555 में भारत पर फिर आक्रमण किया और 1556 में इसकी अचानक मौत हो गई, जो लाइब्रेरी है वहां की सीढ़ियों से गिरने के कारण। ओके, इसकी बहन ने इसका हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, बाबर की आपको जो है, बाबर कब गद्दी पर बैठता है, बाबर 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है। इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम है इसका, जो नाम है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका नाम है। इसका जो जन्म है 6 मार्च 1508 को हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसके पिताजी का नाम पता ही आपको, बाबर, माँ का नाम माहम बेगम, और 1530 में यह गद्दी पर बैठता है। लेकिन जो इसकी हम मेन आपकी लड़ाइयाँ हैं और जो मुख्य इसकी लड़ाई है, वह लड़ाई हम चुनार से स्टार्ट करते हैं, शेरशाह सूरी के साथ हम यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चुनार की युद्ध की। ठीक है, चुनार का युद्ध जो कब किया गया, 1532, 2 साल में ही। वहां पर वो किला किसके शासनकाल में था, वो आपका शेरशाह के अंडर में था। शेरशाह कौन था, शेरशाह एक अफगान शासक था और वो हार गया। ठीक है, उसने हुमायूं से समझौता कर लिया और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है जी, और उसने क्या किया, जो ये चुनार का किला है, इस चुनार के किले को उसने हुमायूं को सौंप दिया। ये कब लड़ाई हुई, 1532 में। 1532 के बाद 1537 में वो फिर से लड़ाई करता है और फिर से जो आपका शेरशाह सूरी है वह आपका हार जाता है, वो फिर से दोबारा से दास्ता स्वीकार कर लेता है। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है, वो इंपॉर्टेंट लड़ाई आती है चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है 1539 में, यह लड़ा जाता है शेर खान और हुमायूं के बीच में। मध्य गंगा नदी के तट, मतलब गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर यह लड़ाई होती है। ओके, इस वाली लड़ाई में हुमायूं की हार हो जाती है और हुमायूं का बुरा समय शुरू हो जाता है। ठीक है, हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई अपनी भागकर। ठीक है, उसने उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक भिस्ती के यहाँ पे शरण ली। ठीक है, पानी डालने वाला जो होता है। और इस लड़ाई में जीत के बाद, यानी चौसा में लड़ाई में जीत के बाद, जो शेर खान है इसने अपने पीछे शाह की उपाधि लगा दी। शेर खान से वो क्या बन गया, शेर शाह बन गया। ठीक है, इससे पहले उसका नाम बचपन में तो फरीद खान था, शेर को मारा उसके बाद शेर खान बना, उसके बाद चौसा की लड़ाई में लड़ा तो शेरशाह बना। ये हम जब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपने खुतबे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का आदेश भी उसने जारी किया। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। आगे हम चलते हैं, जो आपका बिलग्राम की लड़ाई है, इस बिलग्राम की लड़ाई को कन्नौज की लड़ाई भी बोलते हैं। कौन सी लड़ाई बोलते हैं, इस बिलग्राम की लड़ाई को आपका कन्नौज की लड़ाई भी बोलते हैं। यह जो है अगले साल, 1 साल के बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। यहाँ पर हुमायूं भाग गया, हुमायूं दोबारा से आता है
ठीक है। ये फिर से हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा जाता है और यहाँ पर हुमायूं फिर से हार जाता है, दोबारा हार जाता है, लगातार 2 साल हुमायूं आपका हार गया। उसके बाद पराजय के बाद हुमायूं अपना दर बदर भटकने में रहता है, सिंध नदी की तरफ को चला जाता है और वहां पर उसने निर्वासित इलाका, निर्वासित जीवन जिया, मतलब जैसे बेदखल कहते हैं ना, अपने राज्य से बेदखल कर देना। तो 15 साल हुमायूं ने निर्वासित राज्य, आपका क्या है, निर्वासित राज्य अपना ऐसे चलाता रहा जीवन, ठीक है, निर्वासित जीवन जीता रहा। उसके बाद इसने हमीदा बेगम से शादी की 1541 में। हारने के 1 साल के बाद इसने 1541 में क्या की, 1541 में हमीदा बेगम से इसने शादी की और हमीदा बेगम से ही इसको इसका जो अगला आपका साम्राज्य शासक है अकबर मिला। वहां से उसका बेटा हमीदा बेगम और हुमायूं का जो बेटा है वह आपका कौन है, अकबर है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, हालांकि हम अकबर वाले काल में फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसका दोस्त था वो आप यहाँ पर नाम देख ही रहे होंगे, जो मीर बाबा है, ठीक है, मीर अली अकबर जामी, उसकी पुत्री से इसका विवाह होता है और उसके बाद आपका अकबर आता है। अब यहां पर हम फिर से पढ़ते हैं, दोबारा से जो आपकी लड़ाई है वो दोबारा से अपना जीवन काटते काटते वापस फिर कहां पहुंच जाता है, वो आपका 1555 में लड़ाई करने आ जाता है। 1555 में दोबारा से वो शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर देता है और शेरशाह सूरी तो नहीं, मतलब शेरशाह सूरी के जो आपके वंशज थे उन पर, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो पुत्र है इस्लाम शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आपका हुमायूं है 5 सितंबर 1554 को दोबारा से पेशावर पहुंचता है। अब देखिए इन लोगों से सीखने की क्या जरूरत है, आप बिल्कुल हार मत मानिएगा, ठीक है। 15 साल तक उसने इंतजार किया अपने विजय का, कितना डेडिकेशन रहा होगा। हम तो यहाँ पर छोटी सी हमारी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम आपका क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इनका जज्बा देखिए, 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया, एक दिन कि मैं जीत के रहूंगा। कब जीतता है, वह 1555 में जीतता है। इसका जो हुमायूं नामा है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, गुलबदन बेगम ने इसकी आपकी क्या की थी, जो इसकी सौतेली बहन थी उसने इसकी आपकी रचना की थी हुमायूं नामा की। जो हुमायूं है यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, इसने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। प्रश्न बन सकता है कि किस राजा ने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का आपका आदेश दिया, तो वह आपका कौन है, हुमायूं है। उसके बाद 1556 में, कहां पर, 1556 में जो इसने दीन पनाह जहां पे अपनी राजधानी की थी, वहां पर एक लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई। 1 साल के अंदर ही अचानक ऐसे मृत्यु हुई, तो जो इसका बेटा है अकबर, उसको गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आपके शेरशाह सूरी के बारे में, एक छोटा सा वीडियो बनेगा आपका किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। उससे पहले शेरशाह सूरी का जो आपका मेन जो शासनकाल है वो 1540 से लेके 1545 तक चला, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड वगैरह बनाई, ठीक है। इसने आपके जो हम डाक व्यवस्था इसने दोबारा से ठीक कराई, पाटलिपुत्र को दोबारा पटना नाम से किया, वो हम जब अगले में पढ़ेंगे वहां पर आएगा। उसके बाद 1556 में, जब आपकी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो 1556 से लेके 1605 तक लगभग अप्रोक्स आप मान के चलिएगा 50 साल, ठीक है। आप एग्जैक्ट समझ में आए, 49 होते हैं, लेकिन जो 50 साल का आपका टाइम है वह किसके नाम पर रहा, वह अकबर के नाम पे रहा। और ये इसने अकबर ने बहुत जगह अपना साम्राज्य फैलाया, हालांकि बहुत छोटी उम्र में 13-14 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन जो काम करा, जो इसका संरक्षण करा, वो किसने करा, वो आपका बैरम खान ने इसका संरक्षण किया, ठीक है। हम इसके बारे में, अकबर के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट आपने आज बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। अब जब हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे
वहाँ पर हम अकबर से शुरुआत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मुगल वंश है यह 1857 तक चलता है। हालांकि 1707 में जब औरंगजेब की आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका प्रभाव थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। और बीच में फिर आपके यूरोपियंस आते हैं, पुर्तगालीज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं। तो उसके बाद मुगल काल समाप्त नहीं होता है। मुगल काल समाप्त तो आपका 1857 में ही होगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो इन सभी को जानने के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।